तो चाओ युक्शी को एडवाइस देता है कि भले ही उसने गलती की है, तेरे दोस्त ने अपनी सेक्रेटरी की पहले किस लेकर, पर उसे एक्सेप्ट करके बता देना चाहिए कि उसने क्या किया है, क्योंकि लड़की को ये सच जानने का हक है। पर साथ ही उसे ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि उसके बहुत बुरे नतीजे भी हो सकते हैं। अब युक्शी जैसे तैसे हिम्मत करके सामने जाता है यूची के, और उसने हाथ में चाकू पकड़ा होता है, जिसे देखकर युक्शी बहुत डर जाता है। पूछता है कि तुम ये चाकू हाथ में पकड़ के क्या कर रही हो। यूची कहती है अरे मैं पेंसिल शार्प कर रही थी। वो उसके हाथ से चाकू ले लेता है और कहता है अरे मुझे सेब काटना था ना, अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ में चाकू है, चलो तुम बहुत थक चुकी होगी ना, हम जाकर टीवी देखते हैं। और दोनों ही बैठकर युक्शी का ड्रामा देखने लगते हैं, जिसमें वो हीरोइन को किस कर रहा होता है। पर यूची के मुंह में ये सीन देख के भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। युक्शी फिर भी पूछता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं आया ये सीन देखकर, और यूची कहती है नहीं, मुझे क्या याद करना था। युक्शी कहने लगता है मुझे लगता है ना कि किस कोई बड़ी बात नहीं होती है, अगर दो एज में मैच्योर लोग किस कर भी लेना तो उसमें क्या ही गलत है। युची कहने लगती है नहीं, किस एक वादा होता है, वादा कि दो लोग साथ में रहेंगे, और यहाँ तक कि ये वादा होता है कि वो साथ में ही बूढ़े होंगे, एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे। और युची कहते हैं ये क्या कह रही है। युची कहने लगती है अरे मैं मजाक कर रही हूँ, हाँ मुझे भी लगता है कि किस नॉर्मल होती है। इतने में ही वहाँ पर आता है मैनेजर, और वो बोलता है कि क्या तुमने अभी तक का इंटरनेट नहीं देखा। और वहाँ से पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने फ्लोरिडा वाटर यूज़ किया उन सबको इन्फेक्शन हो चुका है, और इस सब चीज़ की जिम्मेदारी आ चुकी है युक्शी के ऊपर, क्योंकि उसने ही इस फ्लोरिडा वाटर का ऐड किया था। मैनेजर बोलता है अब हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ही लेनी होगी, क्योंकि कंपनी तो पूरी की पूरी गायब हो चुकी है। युक्शी कहता है ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लूंगा, और तुम कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लो। फिर वो अकेले बैठा होता है, कुछ सोच रहा होता है कि तुम्हें वहाँ पे यूची आती है। वो यूची से बातें शेयर करने लगता है कि जब मैं ट्रेनी डेज में था उस टाइम पे किसी ने मेरे पे लाल पेंट गिरा दिया, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, और वो पेंट दूसरी ट्रेनी ने मुझ पे गिराया था, मुझ पे चिढ़ के, क्योंकि मैं जल्द ही डेब्यू करने वाला था। मेरी कंपनी ने उस लड़के के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, और गुस्से में आकर मैंने सिंगर का करियर छोड़ के ये एक्टिंग करियर में आया। उस टाइम पे मैं बहुत अलग इंसान था, पर अब मैं काफ़ी अलग इंसान हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा। और यूची भी उसका साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप अच्छे से इस चीज़ को हैंडल करोगे। और ये सारी करतूत जो कीजी की होती है वो तो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि युक्षी इस प्रॉब्लम में फंस चुका है, उसकी इमेज भी खराब हो गई है लोगों के सामने। युक्षी अब सबको डिनर पार्टी देता है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा और मेरी इमेज भी क्लियर हो जाएगी। और अब आती है चिकन खाने की बारी, पर पेंडुओ चाहती है कि वो चिकन उसका फेवरेट चाओ खाए। चाओ कहता है कि मैं चिकन नहीं खाता, तो वो आगे बढ़ा देता है युक्षी के पास, पर चाओ सबको नजरें दिखाती है और युक्षी, यूजी और साथ ही मैनेजर भी उस चिकन को खाने से मना कर देते हैं। और लास्ट में वो चिकन पहुंच जाता है दोबारा से पेंडुओ के पास। चाओ कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और पेंडुओ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो देख रही होती है कि कब चाओ बाहर आएगा वॉशरूम से। जैसे ही वो बाहर आता है वो कहती है मुझे पता है आपने बहाना बनाया था ना वॉशरूम आने का, तुम्हें मुझसे कुछ दिल की बात कहनी है ना। चाओ कहता है हाँ मैंने बहाना तो ज़रूर बनाया था, पर तुमसे बचने के लिए बहाना बनाया था। इतने में ही चाओ की वहाँ 2 फैंस आ जाती हैं और उसका हाथ पकड़ के फ़ोटो खींचने को कहती है पेंडुओ को। जिस तरह से उन लड़कियों ने चाओ को पकड़ा होता है, पेंडुओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उनकी मुंह की नहीं बल्कि सारे पार्ट्स की फ़ोटो खींच देती है। अब वो लड़कियां पेंडुओ को डांटने लगती कि उसने इतनी गंदी फोटो क्यों खींची, कि तभी चाओ पेंडुओ का हाथ पकड़ के उसे लेकर जाता है। और यहाँ पे वो उस हाथ को पकड़ के निहार रही होती है, बहुत प्यार कर रही होती है उस हाथ को जिस हाथ को चाओ ने पकड़ा होता है। और चाओ काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। युक्षी तो पेंडुओ को देखकर ये कहता है कि प्यार सच में अंधा होता है। दूसरे ही पल यूची पहुंचती है उस कारपेट को लेके युक्षी के पास, और उसने वहां पर कोई और कपड़ा लगा दिया होता है जहां पर छेद होता है, क्योंकि युक्षी ने कहा था कि उसको ये कारपेट उसकी माँ ने दिया था। और वो कहती है मैंने ये कारपेट सही कर दिया। युक्षी कहता है कितना गंदा लग रहा है ये, नहीं नहीं मुझे ये कारपेट नहीं चाहिए, मेरे को अगर चाहिए होगा तो मैं अपनी माँ से एक और मंगा लूंगा। पर यूची का मूड खराब देखकर वो कहता है ठीक है फिर मैं इसे ले ही लूंगा। और फिर यहाँ पे दोनों खींचातानी कर रहे होते हैं कि उस कारपेट को सही वो करेंगे कि इतने में धक्का लगता है यूची को और वो युक्षी के बहुत करीब आ जाती है। यूची को इतना क्लोज फील करने पे उसे फिर से रात की बात याद आती है और वो पूछता है दोबारा से कि तुम्हें सच में याद नहीं उस रात को क्या हुआ था। और यूची कहती है नहीं। युक्षी कहने लगता है तो क्या सच में तुम्हारे लिए किसिंग जो है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। यूची कहने लगती है कि अगर लड़का लड़की दोनों ही मंजूर हैं किस करने के लिए और दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा फील करते हैं तो किस करने में कोई बुराई नहीं है। युक्षी कहने लगता है पर अगर दूसरा इंसान ड्रंक है तो, अगर दूसरा इंसान बिल्कुल टल्ली हुआ है तब। युची कहने लगती है तब तो वो जो दूसरा इंसान उस ड्रंक इंसान का फायदा उठा रहा है ना, तो वो बहुत ही बुरा इंसान हुआ।
नहीं नहीं, फिर किस ना अच्छी चीज़ नहीं होती है, ऐसे नहीं फ़ायदा उठाना चाहिए किसी भी ड्रंक इंसान का। और फिर युक्षी अपनी बात पलट के कहता है, मैंने ना उस दिन देखा था कि पेंडुओ ना तुम्हें किस करना चाह रही थी, वो तुम्हारे बहुत करीब आ गई थी। पेंडुओ को ये सब मत बताना, उसको बहुत शर्मिंदगी फील होगी ना, पर मुझे नहीं लगता कि उसके कोई अच्छे इरादे थे जो वो इतना करीब तुम्हारे आ रही थी, पर शायद उसने बहुत ज़्यादा पी थी ना, इसलिए उसे कोई होश नहीं था। और वो सारा इल्ज़ाम पेंडुओ पे डाल देता है कि वो यूजी को किस करना चाहती थी। तभी वो युक्षी के गले में देखने लगती है, फिर हाथ में देखने लगती है, तो उसको रैशेस हो चुके होते हैं और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है। यूजी उसके मैनेजर को बताती है कि डॉक्टर ने बताया युक्षी को मशरूम्स से एलर्जी है और जब उसने डिनर पार्टी दी थी उसने खूब सारे मशरूम्स खा दिए थे। यहाँ पे पेंड वो उसको हिला हिला के कह रही होती है, अंकल यू आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको मशरूम से एलर्जी है, आज से मैं आपके लिए कभी मशरूम ऑर्डर नहीं करूंगी। उसे बहुत हिला रही होती कि इतने में ही वो उल्टी कर देता है। वो कहती है, देखा मैंने सारे डेंजरस मशरूम उनके मुंह से बाहर निकाल दी हिला हिला के। यूची कहती है, नहीं उन्होंने अभी अभी दवाई खाई थी, तूने हिला हिला के उनकी दवाई बाहर निकाल दी है। और पेंडुआ यहाँ पे झट से भाग जाती है। अब बात आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैनेजर कहता है ये तो बीमार है तो यूची तुम्हें ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। अब वो लोग बाहर निकल जाते हैं और यूची पूछते हैं कि मैं कैसे करूँगी और मैं क्यों करूँगी, ये काम तो युक्षी का है ना। मैनेजर बोलता है कि तुम सबसे पहली विक्टिम थी फ्लोरिडा वाटर की, क्योंकि तुम्हें उससे एलर्जी हुई थी और साथ ही तुम युक्षी की सेक्रेटरी भी हो, तो तुम फाइनेंशियली कहो या फिर प्रोफेशनली कहो या फिर पर्सनली कहो, तुम ही जिम्मेदार हो और तुम्हें तो देना ही पड़ेगा ये। अब दूसरे पल वो बहुत सारे लोगों के सामने प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उसे ये लग रहा होता है कि सारे लोग उसको देखकर बोल रहे हैं तू नहीं कर पाएगी, स्टेज से नीचे उतर जा, तू बहुत ही गंदा बोलती है, बाहर निकल जा वहाँ से। पर हम देखते हैं कि वो असली लोग नहीं हैं, जबकि युक्षी ने वो पोस्टर पकड़ा है लोगों का प्रैक्टिस करवाने के लिए यूची को। यूची उसके माथे में उंगली रखकर कहता है तुम कर लोगी, मुझे तुम पे भरोसा है। और यूची भी कहती है कि हाँ मैं आपके लिए अपना बेस्ट ज़रूर ट्राई करूँगी। अब दूसरे दिन न्यूज़ में आ रहा होता है कि युक्षी तो आया नहीं, उसने अपनी असिस्टेंट भेजी है अपनी जगह। क्या इसका मतलब ये है कि युक्षी बच रहा है इन सारे इल्ज़ामों से? और वो कैबिनेट में एक दवाई का डब्बा भी देखता है। वहीं यहाँ पे यूची बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है कि वो कैसे बोलेगी, और मैनेजर उसे बहुत कन्विंस करके धक्का मार देता है पूरी मीडिया के सामने। उसके हाथ में माइक होता है पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। सारे मीडिया वाले क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि आपका क्या कहना है इस बारे में, युक्षी कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या आप सच में विक्टिम थी फ्लोरिडा वाटर की, क्या ये फ्रॉड है, क्या इस फ्रॉड में युक्षी भी शामिल है। पर युची के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा होता है, उल्टा उसे फ्लैशबैक आ रहा होता है अपने मम्मी के एक्सीडेंट का, और वो घबरा कर स्टेज से भाग जाती है। और ये सारा सीन कीजी देख रहा होता है अपनी टीवी पे और बहुत ही खुश हो रहा होता है कि उसकी पूरी मीडिया के सामने बेइज्जती हो गई है। मैनेजर समझाने लग जाता है कि युक्षी के बदले मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, और फिलहाल हमारी कंपनी आपको जवाब नहीं देना चाहती है। कितने में ही पीछे से आवाज़ आती है और कोई नहीं बल्कि वो युक्षी होता है। युची यहाँ पे जो स्टेज से भागी होती है वो बहुत हताश होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और तभी वो आवाज़ सुनती है युक्षी की, तो टीवी पे देखते हैं कि युक्षी इंटरव्यू देने पहुंच चुका है। वो बोलने लग जाता है मेरी असिस्टेंट को सबसे पहले एलर्जी हुई थी फ्लोरिडा वाटर से, उसके बाद हमने फ्लोरिडा वाटर का टेस्ट कराया और हमें पता चला कि उसमें बहुत डेंजरस चीज़ें हैं, तो मैंने उसी वक्त उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। पर जहां मैंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा था वहां तो कंपनी है ही नहीं, वो पूरी की पूरी कंपनी फ्रॉड निकली। मीडिया पूछने लग जाती है कि क्या आपके पास जो भी कुछ कह रहे हो उसका सबूत है। अब यहाँ पे यूची को याद आता है कि युक्षी ने उसे एक प्लान बताया था, और वही ये प्लान सारी मीडिया वालों को बताता है और बोलता है कि मैंने जो फ्लोरिडा वाटर कंपनी का मैनेजर है उसको पैसे भेजे थे, वो भी 3 गुना उसके नुकसान के। और प्लान यहाँ ये होता है उसका कि जैसे ही युक्षी के भेजे हुए पैसे उसका मैनेजर एटीएम से निकालेगा, पुलिस को लोकेशन पता चल जाएगी कि उसने अपना एटीएम कार्ड कहाँ पे यूज़ किया है, और पुलिस वालों ने उसे एयरपोर्ट में पकड़ लिया होता है। ये सारी बात सुन के मीडिया को यकीन हो जाता है कि युक्षी भी एक विक्टिम ही है और वो बेगुनाह है। फ्लोरिडा वाटर का जो भी कांड हुआ है उसमें युक्षी का कोई भी पर्सनल हाथ नहीं है। युक्षी फिर भी सारी ऑडियंस को सॉरी बोलता है और ये कहता है कि आज से एडवर्टाइजमेंट लेने से पहले हम उस चीज़ और ब्रांड के बारे में अच्छे से पता करेंगे, और मैं सॉरी बोलता हूँ मेरी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है सब लोगों को। यहाँ पे कीजी की असिस्टेंट ही कीजी को चिढ़ाने लग जाती है कि युक्षी पे जो आपने चाल चली वो तो उल्टी ही पड़ गई, और कीजी तो बहुत ही परेशान हो चुका होता है क्योंकि वो इस चीज़ की प्लानिंग बहुत ही टाइम से कर रहा था और ये चाल सच में उस पर ही उल्टी पड़ चुकी थी। अब वो बैक स्टेज जाकर युची को ढूंढने लगता है।
पर यूची उसे कहीं भी नहीं मिल रही होती। मैनेजर कहता है मैं उसे कॉल करता हूँ, पर उसने अपना फ़ोन वहीं रूम पे ही छोड़ दिया होता है। अब यहाँ पे यूची बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। वो अपने दोस्त चाओ को कॉल करके कहता है ये स्टूपिड लड़की अपना फ़ोन भी रूम पर ही भूल के चली गई, पता नहीं कहाँ जा चुकी है ये, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चाओ बोलने लग जाता है शायद वो तुझसे परेशान आकर ना भाग गई है। और युक्षी कहता है नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, उसको अभी भी मुझे हिस्ट्री पढ़ानी है जिसकी वजह से मुझे उस हिस्टोरिकल ड्रामा में रोल मिलना है, मुझे अभी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी है उससे। तभी उसको कुछ लोगों से सुनाई पड़ता है कि कोई झील में कूद मार के सुसाइड कर रहा है। वो जैसे तैसे करके भागकर वहां पहुंचता है और उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं यूनिफॉर्म में। वो उनसे पूछने लग जाता है कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या, कोई डेड बॉडी तो नहीं मिली है। और वो कहते हैं बच्चे चिंता मत करो, ये झील को हम अच्छे से साफ कर देंगे। और ये पुलिस वाले नहीं बल्कि एनवायरनमेंट वाले होते हैं। युक्षी का फिर से पोपट बन चुका होता है, पर सामने उसे यूची दिखती है और वो भागकर उसे गले लगा लेता है कि मानो उसको बहुत चिंता हुई थी यूची की। यूची भी कुछ नहीं बोल पाती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन में क्या बोले। वो उसको घर ले जाता है और यूची की आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलती है कि आई एम सॉरी मिस्टर यू, आज मैंने आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया है, मैं पता नहीं कुछ बोल ही नहीं पाई। और मैं एक बात बताऊं, मुझे दरअसल बीमारी है, मुझे एगैरोफोबिया है, जिसका मतलब होता है कि उसे भीड़ से और कुछ जगहों से बहुत डर लगता है। वो अपनी सच्चाई बताने ही वाली होती है कि यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब युक्षी जो कि खुद जर्मोफोबिक है, जिसको जर्म्स से बीमारी है, उसको जब पता चलेगा कि यूची को भी एक बीमारी है तो वो किस तरह से रिएक्ट करने वाला है और इस ट्विस्ट की वजह से इन दोनों के बीच में क्या क्या टर्न्स आने वाले हैं, जानने के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।